बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, मैं आपको कुछ बयानात सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये लोग किस तरह के दावे करते थे और कौन कौन लोग दावे करते थे, इनमें मैं आपको बयान सुनाऊँगा नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक़्तिदार में लाया जा रहा था, इनके मुकदमात ख़त्म करके। ज़रा ये इनके आप बड़े बड़े दावे सुनिए। पहले नवाज शरीफ, समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल कर। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। जी आपने सुना, ये शुरू किया नवाज शरीफ से, उसके बाद फिर आपने देखा जो इख्तिताम पे एक क्लिप था उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास टीम है, हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। अब जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिस पाकिस्तान के तमाम माशी आदाद शुमार बेहतर थे, आलमी सतह पे काफ़ी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी लगातार कम हो रही थी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई जो है वो तो हर दौर में ही ज़्यादा रही, लेकिन इमरान खान ने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया। कोरोना वायरस के आने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ गई थी उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। ये ऐसे तजर्बाकार आए या इन्हें लाया गया कि इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान के किसी एक शोबे को भी एक कदम आगे नहीं चलाया, बल्कि गढ़ों में फेंक दिया। आज गुर्बत पहले से ज़्यादा, महंगाई पहले से ज़्यादा, बेरोज़गारी पहले से ज़्यादा और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पहले से बहुत कम, कर्ज़े पहले से बहुत ज़्यादा, आम आदमी की कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है, दहशतगर्दी पहले से कई गुना ज़्यादा। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या ये लोग वाकई इतने नालायक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी अगर मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक बिल्कुल ही नालायक और नकम्मा आदमी है। ये बात नहीं है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी इस मुल्क को चला सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि उस्मान बुज़दार को अगर 10 साल तक के लिए आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाए और फिर उसे कोई फ़ौजी जर्नैल छेड़े ना, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। सियासतदान जितना भी नालायक होना, वो जर्नैल से ज़्यादा काबिल होता है। सियासतदान नालायक तरीन, सबसे बदतरीन सियासतदान भी आप उठाकर लाएंगे ना, तो वो एक सर्विंग जर्नैल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। बैरूनी आका भी होते हैं, अंदरूनी आका भी होते हैं, तो उसको चलना पड़ता है। फिर उसकी बड़ी महदूद सोच होती है, बहुत छोटी सोच होती है। जबकि सियासतदान, उसने पब्लिक को वापस जवाब देना होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है। उसे पता है कि अगले इलेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर उसने डिलीवर ना किया तो। उसे पब्लिक का खौफ भी होता है और वो कोई भी फैसला करते वक्त अवाम का मजमूई मफाद देखता है। तो सियासतदान हमेशा जर्नैलों से बेहतर रहते हैं। डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान में कुछ मंसूबे ज़रूर बने, लेकिन पाकिस्तान पीछे ही गया। अयूब खान ने गद्दारी का कार्ड सबसे पहले खेलना शुरू किया, याह्या खान ने मुल्क ही तोड़ दिया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर लेके आ गया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर लेकर आ गया, फिर उसने जहादियों की तंजीमें बना के खड़ी कर दी, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और अमेरिका के आगे लेट गया, और फिर अमेरिकन जंग को अपने मुल्क के अंदर धकेल कर ले आया। 70,000 लाशें हमने फिर उठा ली।
तो हर दौर के जर्नैल ने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। आज आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं सेम। आसिम मुनीर साहब का कोई फर्क नहीं है जो बाकी डिक्टेटर पाकिस्तान में करके गए, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाए, देखें मैंने तो अभी सियासतदानों के आपको स्टेटमेंट सुनाए ना, असल में ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि इनके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। लोग इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। अगर इस्तेहकाम होता तो पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी चलता। अगर कारोबारी ज़िंदगी चलता तो टैक्स इकट्ठा होता। जब इनके पास ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। इन लोगों के क्लिप तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे जो अखबारात में छप गए थे? मीडिया में कई दिनों तक उसके ऊपर बहुत सारे टॉक शोज करवाए गए कि आसिम मुनीर साहब ने मईशत संभाल ली। कामरान खान साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने कमर कस ली, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को संभाल लिया, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत को अपने हाथों में थाम लिया, और बहुत कुछ कहा गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का। ये दावे करते रहे और हम डूबते रहे। यहां तक सूरत हाल होगी कि ये सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक के दौरे करके आए और उन्होंने कहा आकर कि मैं तो बहुत सारी सरमायाकारी लाने वाला हूं। ये ताजिरों से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मैं $100 अरब पाकिस्तान में लाने वाला हूं, लेकिन $1 अरब भी पाकिस्तान में नहीं आया सरमायाकारी के नाम के ऊपर। सरमायाकारी तो माइनस में जा रही है ना। लोग पाकिस्तान से पैसा निकालकर, वो इनके अपने अजीज हैं मोहसिन नकवी, वो ये कहते हैं कि $100 अरब तो पाकिस्तान से निकल गया 3 सालों में। आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि $100 अरब वो पाकिस्तान में लेकर आएंगे। उनके अजीज मोहसिन नकवी बताते हैं नहीं, $100 अरब पाकिस्तान से निकल गया 3 सालों में, और मुझे जनाब 2-4 बंदे उल्टे लटकाने पड़ेंगे। तो मैं आपको पता करके बता देता हूं कि पैसे कैसे वापस आएंगे। आप अंदाजा करें, ये इनकी सोच है। इस सोच के साथ ये लोग मुल्क चलाएंगे। तो हुआ ये कि सऊदी अरब ने जब इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात किए और बातचीत की तो इनके पास प्लानिंग कोई नहीं था। ये आज तक कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं दे सके जिसमें कोई सरमायाकार दिलचस्पी ले और वो आकर पैसा पाकिस्तान में लगाए। उल्टा पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां जो पहले कई हुकूमतों की मेहनत के नतीजे में, यदि आप फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इमरान खान, इनकी हुकूमतें ही रही हैं ना, या काफ लीग, इन हुकूमतों की मेहनत के नतीजे में जो सरमायाकार या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में आई थी, वो सारी की सारी इस दौर में पाकिस्तान को छोड़कर जाना शुरू होगी और चली गई। इनकी तरजीहात क्या है? ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये नाज़रीन खबर देखें। खबर आप पढ़ेंगे तो आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन खबर आपको समझनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। कायमा कमेटी है जी दाखिला की, उन्होंने ये फैसला कर लिया और ये बिल मंजूर कर लिया कि साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। अब ये दिया किस किस को जाएगा? जो साबिक अरकान है, जो रिटायर हो गए, चले गए। मेरा एक सवाल ये है कि जो अरकान असम्बली चले गए, वो अब पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहे हैं और किस लिए उन्हें ये पासपोर्ट चाहिए? यहां पे तो जो आता है लूट मार करके जाता है, पाकिस्तान मजीद पीछे जाता है। तो इन पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसा कौन सा तीर मारा या ऐसा कौन सी कानून साजी की, ऐसा कौन सा काम किया कि इनके रिटायर होने के बाद भी इन्हें ब्लू पासपोर्ट ताहयात जारी कर दिए जाएं कि जब तक आप मरते नहीं हैं, मरते दम तक आपके पास ब्लू पासपोर्ट होंगे, आप दुनिया में जहां मर्जी ट्रेवल करें, आपको खसूसी मुराद मुयस्सर रहेगी। क्यों ब्लू पासपोर्ट क्यों चाहिए इन्हें? और एक और चीज देखें, उनकी बीवियों को भी मिलेगा और 28 साल से कम उम्र जेरे कफालत बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। हमारे बच्चे 18 साल की हद और इनके बच्चे 28 साल की हद। आप अंदाजा कीजिए, यानी हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर करना चाहें तो वो कहते हैं जी 18 साल का अंडर एज है, तो 18 साल तक के लिए जो है माँ बाप के साथ उसको नत्थी करते हैं। लेकिन यहां पे इनके अपने बच्चे हैं ना, तो वो कहते हैं जी 28 साल तक की उन्होंने हद रख ली कि 28 साल तक हमारे जो ज़ेरे कफालत बच्चे हैं, 28 साल के बाद उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे ना, तो 28 साल तक 10 साल एक्स्ट्रा इन्होंने ले लिए कि जनाब 28 साल तक का बच्चा ज़ेरे कफालत हमारा है तो उसका भी आप ब्लू पासपोर्ट हमें देंगे और हम उसको इंजॉय करेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें नादरीन, ये है इनकी प्रायोरिटीज़ और इस तरीके से ये पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। तो जब ऐसे पाकिस्तान को चलाएंगे तो हालात पाकिस्तान के वही रहेंगे जो आज हैं। देखें, गंदम के बारे में मैं आपको बार बार कहता रहा ना, वो इनकी तरजीह में नहीं है। IMF के कहने के ऊपर इन्होंने गंदम की खरीदारी भी बंद कर दी और प्राइवेट लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। अब इस वक्त जो किसान ने गंदम बेची है वो 2500 से 3500 रुपये फी मन के आसपास बेची है। कोई 2800 में बेच गया, कोई 3200 में बेच गया,
कोई 3500 में बेच गया जिसका दाव लग गया। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर कीमत है गंदम बिकने के फौरन बाद जब किसान के हाथ से निकल गई तो 4200 रुपए से लेकर 4500 रुपए मन तक है। और अगर यही सूरत हाल रही तो नवंबर दिसंबर में यही गंदम, आज आप रिकॉर्ड करके रख लें, ये 4500 से 5000 तक मन हो सकती है, या हो सकता है इससे भी ऊपर चली जाए। ये जुमला आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये पाकिस्तानी किसानों को फायदा नहीं देना चाह रहे। सरकार एक रेट मुकर्रर करती, उस रेट पे किसानों से गंदम लेती और उससे फायदा भी होता, किसान को भी होता, सरकार को भी होता, पाकिस्तानियों को भी होता, और आटे की कीमत भी कंट्रोल में रहती। लेकिन इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, सारा कुछ दे दिया माफिया के हाथ में। माफिया इनके अपने लोग हैं, वो सस्ती गंदम खरीदते। देखें, ये 4 महीने की दिहाड़ी होती है, सीधी सीधी। कैसे 4 से 6 महीने के अंदर आप अपना पैसा डबल कर लेते हैं, डबल नहीं कर लेते तो आप 50% कमा लेते हैं। आप गए किसान के पास, आपने फर्ज करें 3000 रुपये में गंदम खरीदी और आप 2 महीने के बाद 4000 रुपये में बेच दें, तो आप देखें ना, आपने 3000 रुपये 4000 कमा लिया। अब कोई भी बिजनेस 2 महीने में इतना पैसा नहीं देता, और अगर आप वेट करें और गंदम को पीस के बेचें तो आप पैसा अपना डबल करें। यही पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार हैं वो कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों में पैसा है पाकिस्तान में कि गरीब को लूटी जाओ। अब 20 लाख टन गंदम जो है वो बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है। मुल्क में गिज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया है। 20 लाख टन गंदम पाकिस्तान को बाहर से दरामद करनी पड़ेगी। 35 लाख टन से ज़ायद गंदम का शॉर्टफॉल इस वक्त मौजूद है, और ये सरकारी रिपोर्ट है, मैं आपको नहीं कह रहा। अब ये गंदम कहाँ से आएगी? अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका से भी ली जा सकती है। हालांकि रशिया और यूक्रेन में दुनिया की बेहतरीन गंदम जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ पे पैदा होती है। वहाँ से आप ले सकते हैं सस्ती गंदम, आप खित्ते में ले सकते हैं सस्ती गंदम। लेकिन ये गंदम आप ख़रीदेंगे, बहुत मुमकिन है, हो सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए उनकी मर्ज़ी से या उनसे ले ली जाए। लेकिन गंदम का एक बहरान पैदा हो गया है, और ये बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। ये 2022 में इक़्तिदार में आए गंदम का बहरान, 2023 में गंदम का बहरान, 2024 में फिर बहरान, 2025 में फिर बहरान, अब 2026 में फिर बहरान। 1 साल भी इन्होंने नॉर्मलाइज नहीं होने दिया। मरीम नवाज के 3 साल हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब के, तीनों सालों में गंदम का बहरान रहा है। और प्रायोरिटीज़ की बात हम कर रहे थे ना, तो नीलम जेनम एक मनसूबा है जिसका सरचार्ज आप भर रहे हैं। जब भी कभी आप अपना बिल उठाकर देखते हैं तो उसमें नीलम जेलम एक सरचार्ज लगा होता है। वो पता क्यों लगा हुआ है? कि हम एक नीलम जेलम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ से बहुत सस्ती बिजली पैदा होगी, वो बिजली हम पाकिस्तानियों को देंगे, और इस तरह पाकिस्तानी जो है वो सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब इस मंसूबे को बंद कर दिया गया, और 2028 तक इस मंसूबे को फ्रीज कर दिया गया कि इसके ऊपर अब पैसा नहीं डाला जाएगा। जब 2028 में इस मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे ना, तो आप मेरे से लिख कर ले लें, एक तो इसका डिज़ाइन ही पहले इन्होंने ख़राब किया, दूसरा आप मेरे से लिख कर ले लें कि ये पहले से कई गुना ज़्यादा लागत का मंसूबा बन चुका होगा। 969 मेगावाट का ये मंसूबा था, 700 मेगावाट का आज़ाद पत्तन मंसूबा था, 1124 मेगावाट का कोहाला वाला मंसूबा था, 8 मेगावाट का एक और मंसूबा था। अब ये सारे मंसूबे इन्होंने बंद कर दिए। ये मंसूबे सस्ती बिजली बनाने वाले मंसूबे हैं। लेकिन अगर सस्ती बिजली बन गई तो फिर आईपीपीज़ की महंगी बिजली कौन खरीदेगा? और फिर आईपीपीज़ को जो आप इजाफी पेमेंट दिलवाते हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम के ऊपर, वो फिर कौन दिलवाएगा? और उसका कमीशन इनकी जेबों में कैसे जाएगा? तो आसान तरीका यह है कि आप पानी से बिजली ना बनाएं, वो इंडिया बना लेगा, वो आप इंडिया पे छोड़ दें। देखिए ना, यही पानी इंडिया से आ रहा है, इंडिया इस पानी पे बिजली बना रहा है। जब ये पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, पाकिस्तान इस पानी को कुछ नहीं करता, ये पानी सीधा समंदर में जाता है, और पाकिस्तान इससे बिजली बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स आकर बैठे हुए हैं, और उन्होंने हुक्मरानों के साथ गठजोड़ किया हुआ है, और वो आईपीपीज़ के जरिए से बिजली बना रहे हैं। वो 100 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है, बनाते 10 मेगावाट है, पैसे 100 मेगावाट के लेते हैं। आपका अपना वफाकी वजीर पानी और बिजली वो ये कह चुका है, लगारी, वो ये कह चुका है कि 1 यूनिट का इस्तेमाल करने के बाद अवाम को 4 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। वजह क्या है? कैपेसिटी पेमेंट और वो मुआहदे जो इन लोगों के साथ कर लिए गए कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देते चले जाएंगे। और अगर कहीं हाइड्रल बिजली बन जाती है या ये पानी से सस्ती बिजली बना लेते हैं, तो फिर तो अवाम कहेंगे हमें ये वाली बिजली दो, हमें ये आईपीपीज़ की महंगी बिजली नहीं चाहिए। तो फिर आईपीपीज़ कहाँ जाएंगे? उनको पैसा कौन देगा? और कमीशन इनकी जेबों में कैसे आएगा?
यह है वो सारा घटिया खेल जो खेला जा रहा है। लेकिन जो मंसूबे कौम को बनाते हैं ना, उन्हें आगे नहीं चलने दे रहे। लेकिन क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, लाहौर एयरपोर्ट को और कराची एयरपोर्ट को बेचना है, इन 3 एयरपोर्टों की निजीकारी के लिए इन्होंने सिस्टम में डाल दिया। अब इन एयरपोर्ट्स की तौसीह के लिए मंसूबे आ गए, यानी इनको बेचना है तो इन पे कौम का अरबों रुपया पहले लगाओ फिर बेच दो। कैसा है? अभी 200 अरब रुपया इन्होंने रख लिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तौसीह के लिए, जबकि खारिया मोटरवे के लिए भी 200 अरब रुपया इन्होंने रख लिया। ये वो मंसूबे हैं जो बिजली से ज्यादा जरूरी नहीं है, सस्ती बिजली से ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इन मंसूबों पे काम किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बेच देना है बाद में। और जिन मंसूबों पे काम होना चाहिए उनको रोक दिया गया है ताकि आईपीपीज की महंगी बिजली खरीदने पे कौम मजबूर हो जाए। नादरीन, ये रंगबाज है, इन्होंने रंगबाजी की है हमेशा। अभी ये नारोवाल का एक वाकया है, ये जागो वालों ने इसको रिपोर्ट कर दिया, खबर चला दी इसकी, वरना ये पता ही नहीं चलना था। हुआ ये कि मरियम नवाज के नाम के ऊपर वहां पे सूबाई वज़रा ने जाके व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक स्कूटियां जो हैं वो बांट दी माजूर बच्चों में। एक माजूर बच्चा है उसको साथ बैठाया हुआ उन्होंने, दूसरा माजूर बच्चा है उसको भी साथ बैठाया हुआ इंटरव्यू में। एक को मिली थी व्हील चेयर और एक को मिली थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा नॉर्मल हो पाए। वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मरियम नवाज की टीम वापस गई तो जनाब उन्होंने, जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी ये व्हील चेयर हमारे हवाले करें वापस और ये स्कूटी भी हमारे हवाले करें वापस, बस हमने आपको दिखाने के लिए दी थी। और वो बच्चे बेचारे बैठे हुए बोर होके, उन्होंने कहा जी हमारी व्हील चेयर भी वापस ले ली, हमारी स्कूटी भी वापस ले ली और ये भी रिपोर्ट हो गया। तो इसी तरह इन्होंने कौम को कहा जी 300 यूनिट तक बिजली हम आपको मुफ्त देंगे। कौम को पता था झूठ बोल रहे हैं, कौम ने इनको वोट ही नहीं डाले, कौम ने इनको मारे लितर और इनको किया रिजेक्ट। कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये बूट पॉलिश करके तस्मों के साथ लटक के इक्तदार में आकर बैठ गए और बैठने के बाद चलो वादा तो पूरा कर लो, इन्होंने फिर भी वादा पूरा नहीं किया। और सीधी सी बात है, इनको पता है कौम ने इनको वोट तो दिया नहीं, तो ये कौम के बारे में क्यों सोचें। ये तो नवाज शरीफ माजी में कहता रहा है ना कि जो लोग इक्तदार में चोर रास्ते से आते हैं वो कभी भी अवाम का ख्याल नहीं रखते। तो आज नवाज शरीफ चोर रास्ते में अपने ख़ानदान समेत इक्तदार में आया तो वो ख्याल कैसे रखेगा। शोहदा के लवाहिकीन अलग शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, साबिर खान साहब, ये आसिफ शहीद के भाई हैं जो बलूचिस्तान में शहीद हुए। बलूचिस्तान में बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए ना, पहाड़ों पे लाशें पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। अब ये शहीद का भाई ये बताता है कि एफसी ने 2 किलोमीटर दूर थी एफसी, वो मदद के लिए नहीं आए, उन्हें जनाब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नौकरी से इधर उधर हटा दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। हमारे लोग मारे जा रहे थे और वो मदद के लिए नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले इस्तीफे दे रहे हैं। ये एक शहीद पुलिस वाले का भाई बता रहा है, मेरे भाई ने 12 गोलियां सामने से खाई हैं, मेरा भाई दलेर आदमी था, बुजदिल नहीं था अपने भाई का। उसने बताया, उसने कहा लाशें पहाड़ों पर पड़ी नहीं 3 दिन, कोई वहां पे उठाने वाला नहीं था, आप में उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं थी, पुलिस वाले नौकरियों से इस्तीफे दे रहे हैं। वो कह रहा है मैं लाशें लेके कहां जाऊं। ये नाजरीन बलूचिस्तान की सूरत हाल है और आज ये यही सूरत हाल कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग डट गए, वो खड़े अपने मौक़िफ़ के ऊपर और वो सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाहदार मुलाजिम है उससे हारने को तैयार नहीं है। आफरीन है आज़ाद कश्मीर के लोगों पे भी और उन लोगों पे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे ख़वातीन, उन्हें तो मैं कहूँगा आफरीन है। देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान को उसके लोग छोड़ गए, इमरान खान को ये बंदा छोड़ गया, वो बंदा छोड़ गया, ये तस्वीर आ गई, देखें इतने लोग इमरान खान के साथ थे, ये सारे आज नहीं है। क्या ये सारे किसी और पॉलिटिकल पार्टी में खुद अपनी मर्जी से चले गए या इन्हें कोई लालच देकर ले गया या ये नज़रियाती तौर पे इमरान खान से इख्तलाफ करके चले गए। ओ भाई, उनके ऊपर बंदूकें लेके चढ़ गए थे, जर्नैलों ने फैसला कर लिया था। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो सियासी लोग होते हैं वो कोई ट्रेंड कमांडोज नहीं होते, वो कोई बंदूकों से नहीं लड़ सकते, वो बेचारे सियासी लोग होते हैं। इन्होंने मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, इन्होंने किसी की बहू उठा ली, हर एक के बेडरूम के अंदर ये घुस गए। लोगों की अपनी इज्जत भी है, किसी का कारोबार बंद कर दिया, हर एक को अलग अलग तरीके से इन्होंने ब्लैकमेल किया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग आज भी डट कर खड़े हैं, खास तौर पे खवातीन, उन पे तो आफरीन है, उन तो दोनों हाथों से सल्यूट है उन्हें कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हलकान कर दिया और ये आज भी परेशान हुए फिरते हैं कि हम इनसे जान कैसे छुड़ाएं। इनमें खास तौर पे इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान हार नहीं मानेगा तो बेशुमार लोग हार नहीं मानेंगे। पूरी कौम जो है वो इमरान खान के अंदर लड़ती है,
उन्हें लगता है कि ये आदमी जीतेगा तो हम जीत जाएंगे बतौर कौम, और अगर ये आदमी हारेगा तो हम हार जाएंगे बतौर कौम। ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। 90% आदमी इमरान खान को, खवातीन व हज़रात पाकिस्तान में जो हैं, वो उसको पसंद करते हैं इसी बुनियाद पे कि उसने उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया जो अनडिफीटेबल थे। वो जो चाहते थे पाकिस्तान में करते थे और करते चले आ रहे थे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के लोगों ने डट कर, यानी आज 38-39 दिन हो गए, उन्होंने ये साबित किया कि सब लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें जल्दी हराया जा सके। वो डट कर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अब ये गिला नहीं करना चाहिए कि लोग खड़े नहीं होते। जो खड़े हैं उनका साथ देना चाहिए। तमाम लोगों को सोशल मीडिया पे बलोचों के लिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए जो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।